हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की पहली इकाई जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th में फिजिक्स की स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है स्थिर आवेश का अध्ययन। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, मतलब आवेश रुका हुआ रहता है। तो जब तक स्थिर वैद्युतिकी अपन पढ़ते रहेंगे तब तक हमारा आवेश चलेगा नहीं, राइट? वो रुका हुआ रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, नियत रहेगा, मतलब वो जिस जगह पे है वहीं पे रहेगा, बिल्कुल भी गति नहीं करेगा। और अगर एक स्थिर आवेश है तो उस स्थिर आवेश के अध्ययन को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इसके अंदर दो चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र और दूसरा चैप्टर है विभव, विभवांतर एवं संधारित्र, राइट? आज की इस वीडियो में हम लोग आवेश एवं विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे आवेश के बारे में। आवेश को समझने से पहले हम द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पास द्रव्यमान है तो हम एक खास चीज का अनुभव करते हैं पृथ्वी के ऊपर, और वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो द्रव्यमान के होने के कारण हम एक बल का अनुभव कर पा रहे हैं जिस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी के पास ऐसा क्या है कि वो हमारे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो उसका आंसर भी वही है, द्रव्यमान। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान है। पृथ्वी हम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा पा रही है क्योंकि पृथ्वी पर द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है। मतलब द्रव्यमान एक वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसकी सहायता से वह गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न भी करता है और उसको अनुभव भी करता है। दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही आवेश एक वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है, बिल्कुल वैसे ही आवेश से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। मतलब कहीं पर अगर पहले से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो उसको अनुभव करने के लिए आपको क्या चाहिए? आवेश चाहिए। ये आवेश की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब हम समझते हैं कि आवेश की संकल्पना किस तरह से दी जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश की संकल्पना। अब देखिए, सोडियम को समझते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, विन्यास है 2,8,1, 11 ही प्रोटॉन है। और सोडियम के हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का दान करना चाहिए या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 8 का फिगर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले या इस 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके इस जगह को खाली कर ले, तब जाके इसका अष्टक पूरा हो सकता है। तो इसके लिए आसान क्या होगा? इसके लिए आसान होगा इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा करके अपना अष्टक पूरा करना। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा और 1 इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। दोस्तों, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आएगा, प्रोटॉन उतने के उतने रहेंगे, पहले भी 11 थे, अभी भी 11 हैं। तो आप देख सकते हैं इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया है, 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकाल दिया। अब कौन ज्यादा है? अब प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन कितने से ज्यादा है? प्रोटॉन 1 से ज्यादा है, तो इस पर चार्ज हो जाएगा +1 और इसको हम बोलेंगे धनावेश। तो यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? उस पर धनावेश आता है। अब देखते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन भी है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये भी या तो 7 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो आसान क्या है इसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अब जो Cl बना है उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है और विन्यास है 2,8,8। बट प्रोटॉन अभी भी 17 है, पहले भी 17 प्रोटॉन थे, अभी भी 17 प्रोटॉन है। दोस्तों, यहाँ पे कौन ज़्यादा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आवेश हो जाएगा -1 और ये क्लोरीन पे इस तरह से आ जाता है ऋणावेश। आपने देखा ऋणावेश कैसे आता है? ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई तो ऋणावेश आ गया।
यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी तो क्या आ गया, धनावेश आ गया। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि चाहे एक वस्तु पर धनावेश आए चाहे एक वस्तु पर ऋणावेश आए, धनावेश और ऋणावेश दोनों के लिए कौन उत्तरदायी है? दोनों के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से ऋणावेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश आ जाता है। मतलब आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश, और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। यह है आवेश की संकल्पना का मेन पॉइंट। लिख लेते हैं इसको। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश, और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। ओके, अब यहां एक नोट का पॉइंट है कि हम प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं देते हैं? क्यों केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर यह आवेश की संकल्पना दी जाती है? तो दोस्तों उसका रीजन बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपका वेट 40 kg है और एक बंदे का वेट 80 kg है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके वेट से दुगना है उसका वेट। और अगर किसी का वेट 120 kg हो तो आप बोल सकते हैं कि आपसे 3 गुना है उसका वेट। राइट? बिल्कुल वैसे ही जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का, वो द्रव्यमान 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना है। अर्थात प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इसलिए कौन बाहर निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसलिए कौन जाके जुड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं आते क्योंकि प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि प्रोटॉन के मध्य होता है दुनिया का सबसे खतरनाक बल, जिसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से बहुत खतरनाक बल से जुड़ा हुआ है नाभिक के अंदर, और उस बल का नाम है प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल ने उनको आपस में जोड़ रखा है, तो उनका अलग होकर बाहर निकलना वैसे भी संभव नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, तो आप बताएंगे कि पहला, प्रोटॉन बहुत भारी होता है, 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का, द्रव्यमान का, और दूसरा वो प्रबल नाभिकीय बल से आपस में जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण से हम उसके आधार पर आवेश संकल्पना नहीं देते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आवेश के रिगार्डिंग, आवेशों के प्रकार। तो अभी आपने सीखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होता है, और ऋणावेश जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से उत्पन्न होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक छड़ है जिस पे पॉजिटिव धनावेश आपने दे रखा है और इस तरह से इस छड़ को लटका रखा है। अब अगर इस छड़ के पास में आप एक ऐसी छड़ लेके आते हैं जिस पर इसके जैसा आवेश है प्लस, तो हम ये देखते हैं कि ये छड़ इस तरह से घूम जाती है। राइट? इसका क्या कारण रहा होगा? ये प्लस और ये प्लस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसने इसको इधर धक्का दिया और इसने उसको उधर धक्का दिया, दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे के दूर भेजा। उस कारण से जब इस पे उधर धक्का लगा तो ये यूं घूम गया। राइट? और अगर ये ऋणावेशित होता और आप इसके पास धनावेशी छड़ लेकर जाते तो फिर ऑब्जर्वेशन ऐसी होती कि ये इस तरह से घूम जाता। ऐसा किस लिए हुआ होगा? क्योंकि इस माइनस ने इस प्लस को अट्रैक्ट किया होगा और इस प्लस ने इस माइनस को अट्रैक्ट किया होगा। राइट? और यही सेम ऑब्जर्वेशन इधर वाली हमको देखने को मिलती है अगर हम नेगेटिव के पास में नेगेटिव को लेके आते हैं। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, ये कहलाते हैं सजातीय आवेश। एक ही जैसे हैं, सजातीय आवेश। ये एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाते हैं, मतलब इनके अंदर प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। राइट? और प्लस और माइनस ये कहलाते हैं विजातीय आवेश और इनमें आकर्षण देखने को मिलता है। तो सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश परस्पर आकर्षण करते हैं। ये एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश अचर होता है। अब अचर का मतलब क्या है? देखिए, मान लेते हैं आपका द्रव्यमान m0 है
और एम नॉट द्रव्यमान की वस्तु को हम v वेग से भगा रहे हैं। तो अगर आप एक एम नॉट द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से चलाते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, और उस वस्तु के द्रव्यमान में जो अंतर है डेल्टा एम, आइंस्टाइन ने उसका सूत्र दिया है एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पे डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन, एम नॉट है स्थिर द्रव्यमान। स्थिर द्रव्यमान का मतलब जब आप नहीं चल रहे थे, रुके हुए थे, तो आपका द्रव्यमान वो है स्थिर द्रव्यमान। सी है प्रकाश का वेग, जो कि आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी जो है वो है वस्तु का वेग। तो कविता का सार इतना है कि अगर आप एक एम नॉट द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से भगाएंगे तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, जिसका सूत्र ये है, मतलब द्रव्यमान बदलता है वस्तु के वेग के साथ में। बट अगर आपके पास एक वस्तु है और उसको आपने q आवेश दे रखा है, आप उसको कितना भी तेज भगा लीजिए, उस वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर कोई आपसे द्रव्यमान और आवेश का अंतर पूछे तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि द्रव्यमान वस्तु के वेग के साथ बदलता है, बट आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आप कितना भी तेज भगाओ, आवेश उतना का उतना ही रहेगा, राइट। तो आवेश अचर होता है, अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, सही है। जबकि द्रव्यमान जो है वो वस्तु के वेग के साथ इस सूत्र द्वारा परिवर्तित होता है। द्रव्यमान वस्तु के वेग के साथ निम्न सूत्र द्वारा बदलता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि आवेश को मापते किसमें है, मतलब आवेश के मात्रक। देखिए, आवेश का एक सूत्र आपने पढ़ा था 10वीं कक्षा में कि आवेश अपॉन समय इज इक्वल टू विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होता है आवेश अपॉन समय, राइट। तो यहाँ से आवेश आ गया विद्युत धारा इनटू समय। तो अब मात्रक लिखें अगर अपन, तो SI मात्रक, मात्रक पद्धति होती है SI मात्रक। तो SI मात्रक में विद्युत धारा का SI मात्रक आपने वहाँ पढ़ा होगा एम्पियर होता है, और समय का होता है सेकेंड। तो आवेश का SI मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, और इस एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग नाम देते हैं कूलाम। ये साइंटिस्ट थे, इनके ऑनर में हम लोगों ने नाम लिखा है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलाम। तो SI मात्रक आवेश का क्या है, कूलाम आवेश का SI मात्रक है, ठीक है। अब आता है CGS मात्रक। तो CGS मात्रक आवेश का है स्टैट कूलाम। जैसे मीटर दूरी का SI मात्रक है और सेंटीमीटर दूरी का CGS मात्रक है, बिल्कुल वैसे ही आवेश का SI मात्रक है कूलम और CGS मात्रक है स्टैट कूलम। दोनों में संबंध क्या है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये इन दोनों के बीच में संबंध है जो आपको याद रखना है। अब और भी मात्रक होते हैं आवेश के, जैसे आवेश का एक है विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसी से नाम पड़ा हुआ है EMU, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं EMU। संबंध क्या होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। ये कूलम और EMU के बीच का संबंध है, ओके। और सबसे बड़ा मात्रक जो है आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का है फैरड, और 1 फैरड होता है 96500 कूलम। ये सबसे बड़ा मात्रक है। आने वाले वीडियोस में हम लोग इस मात्रक के बारे में और बात करेंगे कि कैसे बनाया गया था, राइट। और अब आता है कुछ अन्य मात्रक। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप समझोगे कि एक कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ा आवेश है। तो क्योंकि एक कूलम अपने आप में बहुत बड़ा आवेश है, इसलिए हमको अन्य मात्रक बनाने पड़ते हैं। अब अन्य मात्रक बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो, जैसे मिली, जैसे नैनो, जैसे पिको। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था इनके बारे में। माइक्रो होता है 10⁻⁶, मिली होता है 10⁻3, नैनो होता है 10⁻9, और पिको होता है 10⁻12। मतलब जैसे आपको 1 माइक्रो मीटर लिखना हो तो आप माइक्रो की जगह लिख दीजिए 10⁻6 मीटर, ऐसे कैसा। आपको 1 माइक्रोग्राम लिखना हो तो आप माइक्रो की जगह लिख दीजिए 10⁻6 ग्राम, ऐसे कैसा। आपको 1 नैनोग्राम लिखना हो तो नैनो की जगह लिख दीजिए 10⁻9 ग्राम, ऐसे कैसा। और जैसे मिली है तो 1 मिली मीटर, तो 10 मिली की जगह आ जाएगा 10⁻3, तो 10⁻3 मीटर। 1 नैनोमीटर सुना भी होगा आपने नाम, तो 10 नैनो की जगह आ गया 10⁻9 मीटर, ऐसे कैसा। तो ये
माइक्रो, नैनो, मिली ये फिक्स नहीं होते, किसी के साथ में लगेंगे ऐसा नहीं है, ये किसी के भी साथ लग सकते हैं। जैसे नैनोग्राम हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, और ऐसे यहां पे बनाऊंगा नैनो कूलम। जो बात फिक्स है वो ये है कि माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶, मिली का मतलब है 10⁻3, नैनो का मतलब है 10⁻9 और पिको का मतलब है 10⁻12। ये बातें फिक्स है। ओके, सो आवेश के रिगार्डिंग लिखते हैं 1 माइक्रो कूलम, तो आप बड़ी शान से लिख सकते हैं माइक्रो 10⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम, सी बड़ा रहेगा क्योंकि साइंटिस्ट के ऑनर पे जब भी हम कोई नाम देते हैं तो उसमें अल्फाबेट बड़ा आता है, ठीक है। तो मिली 10⁻3 कूलम, मिली का मतलब 10⁻3। 1 पिको कूलम 10⁻12 कूलम। ओके, तो ये कुछ मात्रक आवेश के देखें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा काम आपके आएगा ये वाला और माइक्रो वाला, और कभी कभी फेरेड भी काम आएगा। ये केमिस्ट्री में ज़्यादा काम आएगा आपके। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि आवेश से क्या मतलब है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, और आवेश को हम अचर क्यों बोलते हैं, और आवेश के मात्रक क्या हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग आवेश के बारे में और बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for daily notifications. Thank you.